दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत जांगिड, शोल्डर और नी सर्जन जयपुर। दोस्तों, कंधे में की जाने वाली सर्जरी में रोटेटर कफ टियर की सर्जरी है, बहुत ही कॉमन सर्जरी है। अप्रोक्सीमेटली 150 सर्जरी 150 सर्जरी हम साल में हमारे सेंटर पे करते हैं। बहुत सारे पेशेंट हैं, वो बहुत ही रिवॉर्डिंग रिजल्ट आते हैं, उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें कुछ गलतियों की वजह से जो रिजल्ट हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो क्या ये गलतियां हैं और कैसे इन गलतियों को अवॉइड किया जा सकता है वो हम इस वीडियो में जान लेते हैं। रोटेटर कफ टेयर की सर्जरी की करने का पर्पज़ ये रहता है कि रोटेटर कफ जहाँ से टेयर हो गया है उसको वहाँ पर चिपकाया जाता है। तो ये एंकर सूचर से उस जो टिश्यू जो टूट गया है उसको अपनी जगह पे चिपका दिया जाता है। सर्जरी के बाद में अपने दो गोल रहते हैं। एक तो ये कि आपका जो टिश्यू वहाँ पर चिपकाया गया है वो वहाँ पे हील हो जाए, और दूसरा गोल ये रहता है कि जो कंधे के मूवमेंट है वो प्रॉपर आ जाए और आपका पेन कम हो जाए। तो जो टिश्यू वहाँ पर हील करना है उसके लिए सबसे पहले तो अपन को ये चाहिए कि उसको कुछ समय तक के लिए रेस्ट देना पड़ेगा। तो आपको एक शोल्डर इमोबिलाइजर पट्टा है वो लगा के रखा जाता है इस तरीके से, जिससे आपका कंधा है वो अपनी पोजीशन में रहे और वो जो टिश्यू है उस पर ज़्यादा इरिटेशन नहीं और वो हील हो जाए। तो जो पट्टा लगाया गया है वो हर पेशेंट में सर्जन अपनी अपनी एडवाइस के हिसाब से अलग अलग डिसाइड करता है। किसी पेशेंट में 3 वीक, किसी पेशेंट में 6 वीक, अलग अलग पेशेंट में एज पर जो रिपेयर है वो किस तरीके से हुआ है और उनकी बोन की क्वालिटी क्या है, इस हिसाब से सर्जन डिसाइड करता है। तो इसमें जो बेस्ट डिसीजन है वो जो ऑपरेटिंग सर्जन है उसका रहता है कि उसको कब उसकी रेंज स्टार्ट करवानी है, कब फिजियोथेरेपी करवानी है और कितना मूवमेंट करवाना है। तो सबसे बड़ी और पहली गलती जो पेशेंट करते हैं वो ये है कि वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने से कतराते हैं। उन्हें लगता है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो समय खराब होगा और अपनी जो पैसा है वो भी वेस्ट होगा। लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाने से आपको एडवांटेज ये रहेगी कि आपकी जो फिजियोथेरेपी वो गाइडेड रहेगी, आपको किस तरीके से कराना है वो रहेगा। हो सकता है आप फिजियोथेरेपी के पास रोज नहीं जाएं, कुछ ऑल्टरनेट समय के बाद में जाए, लेकिन जो फिजियोथेरेपी आपकी है वो गाइडेड रहनी चाहिए कि किस तरीके से वो फिजियोथेरेपी करवानी है। इसके बाद में जो दूसरी बड़ी गलती पेशेंट करते हैं वो ये रहते हैं कि वो फिजियोथेरेपी है वो समय पे स्टार्ट करने में घबराते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे जो स्टिचेस हैं वो टूट जाएंगे और हमें पेन ज़्यादा होगा, इस वजह से वो कुछ समय के बाद में फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। 10-15 दिन 20 दिन वेस्ट कर देते हैं जो एक्सरसाइज उनको बताई जाती है। तो इस केस में जो कंधे के चिपकने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है और पेन भी फिर दोबारा एक्सरसाइज स्टार्ट करने में ज़्यादा होता है। इसके बाद में जो कुछ पेशेंट्स हैं वो ये करते हैं, जो तीसरी गलती करते हैं वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फिजियोथेरेपी करते हैं। उनको वो कुछ समय के लिए जो पट्टा है वो रखने के लिए बोला जाता है, इमोबिलाइज शोल्डर इमोबिलाइज जिसको बोलते हैं, वो रखने के लिए बोला जाता है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी इसको रिमूव कर देते हैं और जल्दी ही अपने जो डे की एक्टिविटी है वो स्टार्ट कर देते हैं, उससे वजन उठाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो एग्रेसिव फिजियोथेरेपी है ये भी जो टिश्यू है जिसको रिपेयर किया गया उसको हील नहीं होने देता। चौथी बड़ी गलती ये है कि जो सर्जन है और पेशेंट है उसके बीच में कभी भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। मतलब जो सर्जन कह रहा है वो पेशेंट को फॉलो करना रहेगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है जो 4 से 5 महीने का रहता है। तो जो जो गाइडेंस आपको दिया गया है, जैसे जैसे गाइडेंस दिया गया है वैसा कम्युनिकेशन प्रॉपर रहना चाहिए। अगर आपका सर्जन है वो आपसे दूर है, कहीं दूसरे सेंटर पे या दूसरी जगह पे है, तो आप उनसे टेलीफोनिकली या जो ऑनलाइन कंसल्टेशन उसके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन गैप है वो नहीं होना चाहिए। पांचवी बड़ी गलती करते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास तो जाते हैं लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट सर्जन और आपके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता। जो गाइडेंस सर्जन से फिजियोथेरेपिस्ट को दिया जाता है अगर वो गाइडेंस आपके केस में फॉलो होगा तो रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन सर्जन, पेशेंट एंड फिजियोथेरेपिस्ट ये बहुत मस्ट है। इसके बाद में जो छठी बड़ी गलती पेशेंट करते हैं वो है, कुछ पेशेंट्स है वो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं तो वो अपनी स्पोर्टिंग एक्टिविटी है वो बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। तो जो रोटेटर कफ टेयर रिपेयर किया गया है वो रिपेयर की हीलिंग में एज ए पर योर स्पोर्टिंग एक्टिविटी 5 to 6 मंथ का समय लगता है। साथ में जो शोल्डर का रिहेबिलिटेशन है उसमें भी समय लगता है। तो एज पर योर सर्जन गाइडेंस, जैसा आपके सर्जन गाइड करते हैं आपको कि आपको कब स्पोर्टिंग एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, उसी के हिसाब से आप स्पोर्टिंग एक्टिविटी स्टार्ट करें। जो सातवीं बड़ी गलती पेशेंट करते हैं वो ये है कि कुछ पेशेंट्स में अगर अपन 1000 रोटेटर कफ टेयर की सर्जरी करते हैं तो किसी एक पेशेंट के अंदर में एक प्रॉब्लम होती है जिसको कहते हैं RSD या रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी, CRPS कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम। मतलब आपकी सर्जरी से अनरिलेटेड, आपकी सर्जरी शोल्डर में होती है लेकिन आपके पेशेंट को हाथ में और आपकी बाजू में पेन स्टार्ट हो जाता है, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है
उसमें पसीना आने लग जाता है। ये जो कॉम्प्लिकेशन है वो सर्जरी से अनरिलेटेड है, कुछ पेशेंट्स में होती है। अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो अपने सर्जन से इमीडिएटली कॉन्टेक्ट करिए। दवाएं स्टार्ट करके इसका इलाज है वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से किया जाता है। अगर बहुत लेट अगर आप इसको कम्युनिकेट करते हैं, 4-5 महीने हो जाते हैं, फिर आप बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो उस केस में जो इसके प्रॉब्लम है उसका इलाज है वो काफ़ी लंबा चलता है और रिजल्ट भी काफ़ी इन्फीरियर आते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी गलतियां जो नॉर्मली रोटेटर कफ टेयर के पेशेंट्स हैं वो करते हैं। अगर इनको अवॉइड किया जा सके तो रोटेटर कफ टेयर है वो बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है और रिजल्ट है वो काफ़ी रिवॉर्डिंग है, जिसमें कि पेशेंट का पेन रिलीफ रहता है, पेशेंट के फंक्शन मतलब उसका जो हाथ है उसके जो मूवमेंट है वो सारे आ जाते हैं। ये सर्जरी काफ़ी सक्सेसफुल है, लेकिन ये गलतियाँ हैं, इनको अवॉइड किया जाना चाहिए। फिर भी अगर आपका रोटेटर कफ टेयर से लेके कोई सवाल है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।